नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत काफी ज्यादा दमदार तरीके से हुई है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण किया, ठीक उसके दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया। वो फैसला क्या था, हम उस बारे में बात करेंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस फैसले से शुरुआत हो गई है और आने वाले 100 दिनों में पीएम मोदी की तरफ से कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और कई बड़ी सौगात देशवासियों को दी जा सकती हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सुमित जी, जिस तरीके से जैसे ही पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण किया, ठीक उसके दूसरे तीन प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया और अब ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की जो सरकार है, जो तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई है, वो फुल एक्शन मोड में है और इन 100 दिनों के अंदर अंदर जो पहला रोड मैप है 100 दिनों का, इन 100 दिनों में कई बड़े फैसले ले सकती है। तो वो क्या फैसले हैं और मतलब किस तरीके से देश को क्या कुछ बड़ी सौगात मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो आज बहुत ही बहुप्रतीक्षित दिन है और आज से जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कार्य करना प्रारंभ किया और वो भी सबसे पहले देश के किसानों के लिए कार्य किया जी, तो ये स्पष्ट रूप से संदेश कहीं ना कहीं जाता है ना कि उन्होंने जिन लोगों ने किसानों के प्रति और किसानों के मन में एक भावना डालने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं झूठी थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो फैसला लिया, वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किसानों के कितने बड़े हितैषी हैं। चलिए ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर किसानों के बहुत बड़े हितैषी थे और श्रद्धेय राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। तो उनकी एक कविता है कि जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नस में है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। तो आदि शक्ति के मूल के रूप में 10 वर्षों से जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दैवीय तेज को समाहित करते हुए जिस तरीके से काम किया और खास करके विविधता में बसे हुए भारतवर्ष को समझने की कोशिश की और विविध संस्कृतियों में बसे हुए भारतवर्ष के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। आप देखते होंगे कि जहां भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, वहाँ उसी भाषा में वो बात करने की कोशिश करते हैं, वहाँ के लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करते हैं, उनकी जो मूल भावनाएं हैं, जो उनके कल्चर, सिविलाइजेशन, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत की विविधता और विविधता में एकता जो है ना, वही भारत की सुंदरता है। ठीक है सुमित भाई, लेकिन ये जो फैसला आपने किसानों का जिक्र किया, चलिए अच्छा है और इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये बताइए कि इन 100 सालों में ये इस फैसले के अलावा माफ़ कीजिएगा 100 साल कह रहा हूँ मैं, 100 दिनों में जो 100 दिनों का जो रोड मैप होता है, उन 100 दिनों में क्या और भी कोई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आपने जो 100 साल कहा ना, इसमें गलत नहीं कहा कुछ भी, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमने जो जमीन तैयार की है और अपने देश के लोगों के लिए, खास करके मातृभूमि के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सेवा काल आने वाले 100 वर्षों तक तो दिखाई ही दे रहा है। लेकिन अगर बात आप 100 दिनों के रोड मैप की करेंगे तो स्पष्ट रूप से पहले से तैयार है ना, चीजें पहले से तैयार है। मोदी जी ने हमेशा समय की जो समय महत्वपूर्ण होता है, उसके विषय में समय को हमेशा महत्वपूर्ण माना, खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी की जो लीगेसी है, इसमें हमने समय को इतना महत्वपूर्ण माना कि किस तरीके से अपने देश के लिए काम करना है, क्योंकि समय तो बर्बाद करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था। ये कांग्रेस का जब उदय हुआ तो इन लोगों ने न जाने कितने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया, न जाने कितने लोगों को जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय में बांट करके उनको लड़ाने का काम किया, उनके अंदर द्वेष की जो नीति है उसको डालने का काम किया। फूट डालो, राज करो और नफरत फैलाओ की नीति जो उन लोगों ने अंग्रेजों के गोद में बैठ करके सीखी थी, उसको फलीभूत करने का काम किया। लेकिन आज 100 दिनों का रोड मैं बताता हूं, मोटा मोटी चीजों को समझना है कि ये चीजें जो हैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट से निकल करके आपको सामने दिखाई देगा। वो सबसे पहला तो किसानों के प्रति, किसान
किसानों के जो मूलभूत मुद्दे हैं और खास करके विभिन्न राज्यों में जो किसानों के मुद्दे अलग अलग होते हैं, तो उन मुद्दों को कैटेगराइज्ड करते हुए, चाहे वो दक्षिण भारत के किसान हो, चाहे उत्तर भारत के किसान हो, चाहे वो पंजाब का किसान हो, चाहे वो बिहार का किसान हो, मूलभूत मुद्दों को समझते हुए उनकी जो दैनिक दिनचर्या में आने वाली जो उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनके लिए और खास करके उनकी इनकम को और भी बढ़ाने के लिए कार्य जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब युद्ध के पैमाने पे, एक तरीके से जो युद्ध स्तर पे भारतीय जनता पार्टी कार्य करने वाली है। इसके अलावा बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपने देखा होगा कि ये लोग आरोप लगाते थे कि लेकिन संविधान खतरे में। एक मिनट, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं कि युवाओं के विषय में ये बताना चाह रहे थे कि युवाओं के भविष्य के विषय में ये बार बार कहते थे। मैं पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि जब विगत 60 से 70 वर्षों में इन लोगों ने 75 एयरपोर्ट्स बनाए और भारतीय जनता पार्टी के सेवा काल में 75 एयरपोर्ट्स बने, तो ये 74-75 एयरपोर्ट्स बने, तो क्या इन पे लोगों को कार्य नहीं मिला क्या? इसमें जो इंजीनियर्स और अलग विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले जो लोग हैं, क्या उनको, इंडस्ट्रीज को कार्य जो है वो नहीं मिला क्या? मिला ना। तो कहीं ना कहीं हमने 17 करोड़ रोजगार देने का काम किया, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि एक नैरेटिव वार होता है। उस नैरेटिव वार में इन लोगों ने एक प्रोपोगेंडा और खास करके झूठा प्रोपोगेंडा फैलाने में कांग्रेस पार्टी जो है बहुत आगे बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा लिया, जिस कारण से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भाई। लेकिन सवाल यह है कि आपने बताया कि 100 दिनों का जो ये रोड मैप है, इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि आपने वो क्या फैसले हो सकते हैं इसका आपने जिक्र नहीं किया। तो ये बताइए कि जो भी फैसले लिए जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो फैसला लेना अब पहले की तरह आसान होगा? क्योंकि पहले तो आप पूर्ण बहुमत में थे ना, बीजेपी पहले पूर्ण बहुमत में थी, अगर कोई पार्टी छोड़ती है आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो है आपको अच्छी तरीके से पता है कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, 240 सीटें हैं उसके पास, और इसमें जो मुख्य भूमिका सरकार को बनाने में निभा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। और कई मुद्दों पे मतभेद हैं, कई मुद्दों पे जो कोर एजेंडे हैं बीजेपी के, उन कोर एजेंडों में कई मुद्दों पर ये इन दोनों नेताओं के मतभेद हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब पहले की तरह इतना आसान होगा कोई भी फैसला ले लेना? देखिए, मुझे तो स्पष्ट रूप से लगता है कि पहले भी चीजें उतनी ही आसान थी जितनी की चीजें आज हैं। और राष्ट्र के लिए कार्य करना और राष्ट्र के लिए जो एक नैसर्गिक गठबंधन जो आज से नहीं, विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के बीच में, खास करके इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उन लोगों के बीच में चला आ रहा है। हमने कहीं किसी और जगह से ट्रांसप्लांट तो नहीं किया, कहीं से ले करके तो नहीं आए। ये जो हमारे सहयोगी है ना, ये पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं मनभेद तो बिल्कुल भी नहीं है, मतभेद भी नहीं है, और हम एक दूसरे की भावनाओं का हमेशा से हमने सम्मान किया, तभी तो आज हम साथ हैं। तो फैसले लेना, देश के लिए फैसले लेना, खास करके मातृभूमि के लिए जो फैसले लेने चाहिए, चाहे वो दक्षिण भारत से संबंधित हो, चाहे उत्तर भारत से संबंधित हो, चाहे कश्मीर से संबंधित हो, चाहे कन्याकुमारी से संबंधित हो, तो इन फैसलों को लेने में कल भी हम दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे थे, आज भी दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। अंतर सिर्फ यही दिखाई देगा कि पहले जो स्पीड थी, उस स्पीड से भी आगे बढ़ करके हमें काम करना है। आपने देखा होगा ना कि नीतीश कुमार जी ने किस तरीके से कहा था। मुझे तो लगा था कि आप ये कहने वाले हैं कि पहले जो स्पीड थी उससे थोड़ी सी स्पीड में कमी आएगी। बिल्कुल नहीं। ब्रेकर आदरणीय बिहार के यशस्वी नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कैसे कहा था कि आप तो संडे को करना चाहते हैं, हम तो आज ही चाहते हैं। तो दिखाता है ना, ये प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हमारे सहयोगी भी तेजी से कार्य करना चाहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपराएं हैं कि हमने ऐसे सहयोगियों को सहेजा जो कहीं ना कहीं राष्ट्र नीति का अनुसरण करते हैं। हम तो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और निश्चित रूप से आप कुछ और बातें मैं बताना चाहूंगा कि सांस्कृतिक मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की अपेक्षाकृत आप देखेंगे कि सांस्कृतिक मुद्दों पे और भी आगे बढ़ करके, और विविध संस्कृतियों में बसे हुए जो भारतवर्ष के जो लोग हैं उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, खास करके आदिवासियों की जो सांस्कृतिक विरासत है, उस पर बहुत सारे लोग, खास करके ये कांग्रेसी जो हैं, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने हमेशा
विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली जो वस्तुएं हैं उनको जीआई टैग देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी विरासत को सहेजने का जो काम किया है उसको हम आगे लेकर के चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि 100 दिनों का जो रोड मैप है उसमें कई बड़े फैसले हो सकते हैं, और जैसा कि सुमित शशांक ने बताया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि ये अंदेशा लगाया जाने लगा है कि एनडीए में बहुत सारे जो उनके सहयोगी पार्टीज़ हैं, जो गठबंधन बनी हुई है, उस गठबंधन में बहुत सारे मतभेद होने की भी बात कही जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी अब खुल करके नहीं खेल सकती है। मतलब ये कि बीजेपी जो फैसला लेना चाहती है अब उन फैसलों पे जो है दूसरे पार्टी जो अपने गठबंधन के नेता हैं उनसे भी उन फैसलों पे विचार विमर्श करना होगा, तब जाकर के वो फैसला लेगी। तो खैर देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो सुमित भाई ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन आगे आएगी या नहीं आएगी ये तो समय बताएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आज के 1 साल पहले अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई। चाय ले बैठ गई तो यहाँ नाड़ सुनी चाहिए बनेगी, फिर मैं तो उठी पड़ गई। फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिस्क चिक गई आपकी। वो कुछ काम कर रही थी तो मतलब कुछ अचानक दर्द हुआ रही रीढ़ की हड्डी में, तो फिर उठ नहीं पाई, तो उसको ले जाके हमने बेड पे लेटा दिया। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला था कि आप जब तक जिएंगे तब तक ये ऐसे लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट हो गया था। कुछ उम्मीद नहीं थी कि आगे चल पाएगी। हमने ऐसे यूट्यूब देख रहे थे, कॉमेडी देख रहे थे, यूट्यूब पे आया इनका आया तो मैंने देखा। मैंने देखने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि ये हकीम सुलेमान जी का ये है, तो फिर मम्मी ने बोला कि मंगा लेते हैं। तो मंगाया तो उन्होंने गोंद सिया दिया, उन्होंने लिया, मम्मी ने परहेज भी किया उसका और अच्छे से लिया, तो उसमें काफ़ी टाइम से आराम है। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया यार। मैंने उनको खाना शुरू कर दिया तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दिया, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। मंजू देवी की इस अद्भुत कहानी में उनका परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही कारण है, और वो है हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ना।